तो हमने जो काम करना है अब आज का जो है वो है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और हमने अभी तक क्या किया है, हमने पहले इनर्शियल फ्रेम समझा, उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखी कि वैलिड नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए। उससे हम रिलेटिविटी पे गए, एसटीआर हमने सारी कर ली, दैट इज आल्सो वैलिड फॉर इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अब हम वापस लास्ट पार्ट जो हमारा रह गया वो कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम अब उसे कर रहे हैं नॉन इनर्शियल। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है, जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड नहीं रहते। कब नहीं रहते, जिनमें एक्सेलरेशन होती है, जिनमें एक्सेलरेशन होती है वो जो है उनमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करता, सर्वाइव नहीं कर पाता। उस फ्रेम को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। फॉर इंस्टेंस आवर अर्थ, इज इट अ नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम? तो +1 तक जब आप छोटी लोअर क्लासेस में पढ़ रहे थे, जब सिलेबस में नॉन इनर्शियल फ्रेम बिल्कुल पार्ट भी नहीं था उसका, तब तक हम कहते थे कि अर्थ की वेलोसिटी इतनी कम है दैट इट कैन बी सपोज्ड टू बी इट कैन बी अज्यूम्ड एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम ले लेते थे। पर हम अब अर्थ को बोलेंगे कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। क्यों? क्योंकि अर्थ मूव भी कर रही है, उसका मोशन है, और सर्कुलर मोशन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होना, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन नॉर्मल सेंस में मत लेना कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन है, ये नॉर्मल लेमैन के लिए है। फिजिसिस्ट के लिए एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, विच हैज टू कंपोनेंट्स, वन इज डायरेक्शन, अनदर इज मैग्नीट्यूड। तो अगर कोई बॉडी सर्कल में भी घूम रही है, सर्कल में भी है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। This shows that some small part of your brain is not conscious about this thing. वो कहीं ना कहीं टाइम पास कर रहा है अपना। ठीक है, तो जैसे ऐसा ही है जैसे आप पार्क में बैठे हो और कुछ स्टूडेंट, आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हो, कैसी कर रहे हो मैं अभी पता लग जाएगा, और आपका साथ वाला जो आपके साथ गया वो इधर उधर देखी जा रहा है और वो बेचारी घास को पटने में लगा हुआ है। This shows that someone is not interested in your job, not interested। तो आप अपने माइंड का एक हिस्सा कहीं वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, क्या होगा, मतलब मूवी जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं है, वो उसमें बोरियत वाला सीन आ गया, वो है। ठीक है, तो वो चीज इसमें शो कर रही है आपका, मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसकी और डिटेल में आपको बताऊंगा लेकिन क्लास के बाद। ठीक, तो ये वाला पार्ट करते हैं क्योंकि ये हमें पूरा करना है पक्का। ओके, ठीक, तो एक्सेलरेशन है कब कब, जब वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी कम हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन डिसेलरेशन हम बोलते हैं लेकिन एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन है। तो क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से सन के अराउंड जो रेवोल्यूशन है उसकी वजह से वो उसकी वेलोसिटी हर मूवमेंट पे चेंज हो रही है, उसमें एक्सेलरेशन है। वैसे भी अर्थ की वेलोसिटी आपको पता है कांस्टेंट रहती है, थ्रू आउट नहीं, चेंज होती रहती है। कहां पे चेंज होती है और क्यों चेंज होती है? केपलर्स लॉ। आपको पता है सन जो है वो सर्कल के सेंटर में नहीं है, इलिप्स के फोकस पे है, इलिप्स के फोकस पे है। तो जब अर्थ दूर होगी, आर ज्यादा, उसकी वेलोसिटी कम होगी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, और जब अर्थ पास होगी वो तेज आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मोशन होता है। एमवीआर को कांस्टेंट करना है, केपलर सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था, कांस्टेंट करना है। अगर v ज्यादा तो r कम, अगर v कम तो r ज्यादा। ठीक है, ये चीज आती है इसमें, तो ये ध्यान रखना है। यही वजह है, एक और अगर आपने चीजें देखी हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की,
स्केटिंग कंपटीशन जो होता है ना, स्केटिंग कंपटीशन, स्केट्स लाते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जब फर्स्ट राउंड में होते हैं तो वो ऐसे चलते हैं। क्यों? क्योंकि हाथ खोल लिए, आर बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया सेंटर ऑफ एक्सिस से, वेलोसिटी कम, तो स्केट स्लो चलेंगे। लेकिन लास्ट राउंड में उन पे कंडीशन होती है कि हाथ बंद कर दो। अब क्या हुआ? अब बहुत तेज घूमोगे। क्यों? क्योंकि आर कम हो गया, वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का होगी। साइंस सिटी में आप जो स्टूडेंट्स गए हैं, साइंस सिटी में भी बहुत जगह पे मिल जाता है, एक स्टूल रखा हुआ है, उस पर आप बैठो, उसकी आर्म्स खोल दोगे, वो रुक जाएगा, बंद कर दोगे, वो तेज तेज घूमने लगेगा। ऐसा है, वो सीधी इंस्ट्रक्शन है, रोकने के लिए पैर मत लगाओ, वो खोल दो, वो स्लो हो जाएगा, फिर रोक लेना। बहुत जगह पे होता है। एथलीट को जंप करते देख लेना, बिल्ली को जंप करते देख लेना, सेम रूल फॉलो करते हैं। हवा में टर्न्स ज्यादा मारने के लिए वो अपनी बॉडी को श्रिंक कर लेते हैं, वेलोसिटी बढ़ गई, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, और जैसे नीचे उतरना होता है, लैंडिंग करनी होती है, वो अपने हाथ खोल लेते हैं। उसमें क्या होता है, उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम होने से वो आराम से लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग होती है उनकी, चंद्रयान 2 वाली हार्ड लैंडिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन चलता है। ठीक, यहां पे हम वेलोसिटी चेंज देख रहे हैं, वो हो रहा है। दूसरा कौन सा है? अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड घूम रही है ना, स्पिनिंग कर रही है, वो भी एक वेलोसिटी है, वो भी एक एक्सेलरेशन। ये सारे पार्ट्स इसमें आते हैं एक्सेलरेशन। बेसिक आइडिया हमने क्या लेना है कि एक एस फ्रेम और एक एस डैश फ्रेम, यही वाले लेते हैं हम। इसमें एक में जो एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, डैश में कितनी लिखेगी? जो पहले वाले में है, पहले वाले में माइनस जो दूसरे के नॉन इनर्शियल फ्रेम होने की वजह से है, यानी कि फ्रेम में जो इनबिल्ट एक्सेलरेशन है। जैसे कि अर्थ की मैं बोल रहा हूं, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड है, तो जो फ्रेम मूव कर रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा, फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा, बदल रही है ये वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बदल रही है। बदलने की वजह से अब इसके अंदर कोई सिस्टम है, ठीक है, चलो बड़ा बड़ा एस डैश, ये कोई सिस्टम है, बॉडी है, और ये फ्रेम भी एक्सेलरेशन है इसकी ए नॉट, फॉरवर्ड डायरेक्शन। इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसकी भी एक एक्सेलरेशन है। मतलब इसे कितनी एक्सेलरेशन दिख रही है इस पे, वो मान लो दूसरे फ्रेम से देख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, वो मान लो ए या ए डैश, ठीक है, ए डैश। तो दूसरे को क्या दिखेगा? इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों का रिजल्ट है। ठीक, इसका मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ मॉडिफाई होगा या सेकंड लॉ, वो भी मॉडिफाई होगा। क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक बॉडी का मोशन नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप एक फ्रेम में जीरो की एक्सेलरेशन ले लोगे तो इनर्शियल एक्सेलरेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन की वजह से दूसरे फ्रेम में एक्सेलरेशन होगी। दूसरे फ्रेम में वो एक्सेलरेशन होगी, और किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट। यानी कि अर्थ में हम अगर बोलें कि ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है, नीचे को खींच रही है, तो दूसरे फ्रेम में वो ऊपर का वो बढ़ा देगी एक्सेलरेशन, ठीक है, ऊपर को कर देगी। इस तरह से होता है, क्वेश्चंस में करते ही क्लियर हो जाएगा। बेसिक आइडिया ये है कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसमें जब एक सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, मतलब ये बॉटल है, ये रेस्ट पे है या मोशन में है? ये रेस्ट पे है, लेकिन अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ठीक, अगर आप इसे जुपिटर प्लेनेट पे जाके देखोगे या मार्स से देखोगे तो आपको ये मोशन में दिखेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ का मोशन है। कितनी एक्सेलरेशन से दिखेगी? जितनी एक्सेलरेशन अर्थ की है उसका माइनस कर दो। मतलब अगर ये यहां पे फॉरवर्ड जा रही है तो वहां पे बैकवर्ड आती दिखेगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन फ्रेम की खुद की एक्सेलरेशन की वजह से इसमें एक्सेलरेशन है। समझे?
क्या कह रहे हो? बैकवर्ड क्यों? वैसे तो फॉर्मूले में ही है, लेकिन फिर वही बात कि अगर एक डायरेक्शन में जिस पे फोर्स लग रही है, एक ना वैसे ये भी इसका बड़ा अच्छा एक वो है, एक मैक्स प्रिंसिपल होता है तो एमएससी की सिलेबस में ये भी, लेकिन ये यही है। अगर ओके आपने लिफ्ट वाला आर्टिकल किया हुआ +1 का, तो उसके रिजल्ट्स याद है? उसमें देखो लिफ्ट में क्या होता है, एक्चुअल में हम जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना उसे देख रहे हो, उसे देखना होता है कि हमें अर्थ खींच रही है और बदले में हम भी एक फोर्स बाहर वाला लगा रहे हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल कंपोनेंट होता है एक तरह से, अगर आप रोटेशन वाले में जो एक्सटर्नल है वो मैं अगर आर्टिकल करवाता हूं उसमें कवर हो जाएगा, दूसरे टॉपिक से नहीं काम करेंगे, ठीक है। एक उल्टी डायरेक्शन जो है वो हम आ जाते हैं उसके आगे। फिलहाल एक बात क्लियर है, डेफिनेशन और वो चलो आगे देखते हैं। आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन में सीधा ही है, जैसे हमने लिखा था ना पहले, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वीटी, यहां से भी नेगेटिव आ रहा है, यहीं से पता लग जाएगा आपको, x माइनस वीटी। अब पहले क्या होता था, ये वाला कंपोनेंट का डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता था, है ना? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती थी, बाहर आ जाती थी और वो डेरिवेटिव 0 हो जाता था। अभी क्या है, ये कंपोनेंट नॉन जीरो होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो dv बाई dt लिखोगे आप, dv बाई dt लिखोगे तो ये वाला फैक्टर जो है वो एक्सेलरेशन देगा, यहां से आ जाता है। तो ये आप यहां से भी देख सकते हो कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है इसकी। वही बात, जितना वो कवर कर चुका है, जितना वो कवर कर चुका है वो वाली एक्सेलरेशन को माइनस करेंगे, जो फ्रेम की इनर्शियल एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक इस तरह से है। मैं आर्टिकल करवाता हूं आपको पहला सीधा। तो फिक्शियस फोर्स इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम हैविंग रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में कुछ रिजल्ट्स हैं वो देख लो। रोटेशनल मोशन, सीधे रिजल्ट सुनने में अच्छे लगते हैं वैसे कि हाँ बस सीधे रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे, पर एक्चुअल में इतने आसान लगते नहीं है, इतने इंटरेस्टिंग होते नहीं है। वो आपको लगता है कहां से आ गया, बहुत कम लगता है ये आया कहां से। ठीक देखते हैं, कोई बात नहीं। ओके, रोटेशनल मोशन मतलब अब एक्सेलरेशन हमने जो है वो लीनियरली नहीं डाली, हमने पहले ऐसे ले सकते हैं ना कि एक एक्सेलरेशन तो ऐसे लेनी कि ये जो जा रहा है ये मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और स्पीड इसकी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है या कम हो रही है जो भी, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन होगी फ्रेम की, एक एक्सेलरेशन हो जाएगी, इसका कंपोनेंट हम ले लेते हैं डायरेक्शन, इसकी पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं आर नॉट। इसकी वजह से पी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगी, इसकी जो पोजीशन है, ये पहले वाला केस करवा रहा हूं मैं, वो हो गई आर डैश और इस फ्रेम के हिसाब से हो गई आर। तो आप निकाल लोगे जो भी होगा रिजल्टेंट होगा। ठीक, आर क्या हो रहा है, आर हो रहा है दोनों का टोटल, सम टोटल आर नॉट प्लस आर डैश, है ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से। तो ये आप इस तरह से कर लो। ये कौन सी थी, ये ट्रांसलेशनल थी, ट्रांसलेशनल था, लीनियर मोशन था और फ्रेम सीधा आगे जा रहा था, बस उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी। अगर हम दूसरा केस लें, अब जो है ये फ्रेम एक ओमेगा वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, फ्रेम घूम रहा है और कुछ नहीं, अर्थ स्पिन कर रही है। अगर आप ये वाला मोशन लोगे ये अलग है, अगर आप ये वाला मोशन लोगे स्पिन वाला वो अलग है। यहां पे हम ऐसे ही लेते हैं कि एक फ्रेम है वो सिर्फ घूम रहा है, ठीक, तब क्या हमारा वो होगा, एक्सेलरेशन होगा, तब कैसे निकालेंगे वो हमें सीखना है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ओके। तो आपको कुछ फॉर्मूले पता है, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है?
ओमेगा क्रॉस आर एक फॉर्मूला, दो और लिख लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम्पियर। कहां से आया? एम्पियर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो एम्पियर तो नहीं हुआ वेक्टर। यस, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला पता है? आर क्रॉस पी ये होता है। टॉर्क का फॉर्मूला पता है? आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये फॉर्मूले लिख लो। और स्पेशली ये वाला इस आर्टिकल के लिए या इस चैप्टर के लिए ये वाला V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ये वाला हम बार बार यूज करते रहेंगे, कहीं पे सीधा भी लिख देंगे, कहीं पे ओमेगा क्रॉस आर करके लिख देंगे। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, क्योंकि एक्सिस ही चेंज हो गया और हमारे में रिस्पेक्ट टू देखो अर्थ तो अभी भी, मेरे को एक स्टूडेंट ने बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था, कहता सर अर्थ है ये, तो हम तो यहां खड़े हैं तो हमें अर्थ खींच रही है, हम तो सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो यहां खड़ा है वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा? यहां पे बता सकते हो? तो वो अर्थ में इजीली है, सेम ही है। ओके, तो हाँ ठीक है, ये सेंटर फोर्स है और एक्स टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, यही है यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक, ओके, मैं बता क्या रहा था आपको, भी ओमेगा क्रॉस आर घूम रहा है। ओके, तो जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं, यहाँ पे हमारा ये देखो, यहाँ पे इस पर्सन का परसेप्शन क्या है, ये आई ये जे। ठीक है, जब यहां पे होंगे हम, तब हमें तो नहीं पता ना, हम तो वैसे ही खड़े हैं, तब परसेप्शन क्या होगा, ये आई ये जे और ये आई, ये आई डैश मान लो इसे भी, और ये जे डैश। ठीक है, तब ये परसेप्शन होगा। तो यहाँ पे अब इसे भी हम एक्चुअल में जब सॉल्व करते हैं पूरा आर्टिकल, तो इसे आई मानते हैं, इसे जे नहीं, ये आई डैश और ये फिर जे और ये जे डैश। ठीक है, इस तरह से लेके फिर आप एक फ्रेम में लिखते हो, दूसरे फ्रेम में लिखते हो। वो एक्सेलरेशन वाला जो फॉर्मूला बताया ना हमने, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए माइनस ए नॉट। फ्रेम की एक्सेलरेशन माइनस कर दो इस एक्सेलरेशन में से, प्रॉपर वाले में से, रियल वाले में से, तो हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो एक्सेलरेशन होगी वो मिल जाएगी, है ना। इसी में जब आप वो सारी चीजें पुट करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, तो एक फॉर्मूला बीच में आएगा। मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला लिख रहा हूं, विच इज वैलिड फॉर एवरी वेक्टर। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, जो भी जनरल वेक्टर लिख रहा हूं मैं, वो लिख रहा हूं मैं जी, dg by dt is equal to dg by dt प्लस लिखूं, प्लस एक कंपोनेंट और है, दैट इज होपफुली ओमेगा क्रॉस जी। मैं क्रॉस चेक कर लूं, इट शुड बी यस, इट इज ओके। एक चीज जो बतानी है वो ये कि आप ये बताओ इनमें से डैश वाला क्वांटिटी कौन सी है और रियल वाली क्वांटिटी कौन सी है, यहां से बता सकते हो। यहां पे रियल वाली कौन सी है, ए माइनस जो रिलेटिव है, ठीक है। वहां पे कौन सी होगी, इन दोनों में से एक डैश है एक रियल है, कौन सी होगी, कौन सी होगी, दिस वन। कैसे पता लगा, क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम है,
जब आप x डैश मतलब याद रखने का तरीका x माइनस dt करते हो, आपको बताया था x लिखोगे तो x डैश प्लस dt हो जाएगा। वही चीज है ये, एक तरीके से लिखना है जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। v अगर एक डायरेक्शन में पॉजिटिव आना है, याद रखो किसके विद रिस्पेक्ट टू कैसे, दूसरी डायरेक्शन में ऑपोजिट हो जाएगा। तो हम इसे मैं वर्ड्स वही दूंगा जो लिखे हुए बुक में, कोई भी वेक्टर हो सकता है। दिस इज लेट्स से फिक्स्ड एंड दिस इज रोटेटिंग। तो डैश नहीं लगाया मैंने क्योंकि बुक में सेम दिया है। यहां पे हमें एक्सेलरेशन चाहिए, हम g को कुछ भी पुट कर सकते हैं, हम g को r वेक्टर भी पुट कर सकते हैं, पर फिलहाल हम r नहीं पुट कर रहे, हम b पुट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की फॉर्म में चाहिए, एक्सेलरेशन की फॉर्म में। तो हम इसे b पुट करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt, और ये वाला कौन सा है? रियल वाला। रियल वाले को हम लिख रहे हैं फिक्स्ड फ्रेम, जो नॉन इनर्शियल नहीं है, फिक्स्ड फ्रेम। दिख रहा है ना शिवानी? ओके, इक्वल टू क्या होगा? dv बाय dt, कौन से फ्रेम में? नॉन इनर्शियल वाले में, रोटेटिंग वाले में, ठीक है। प्लस कितना होगा? ओमेगा, जिस वो एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा क्रॉस b। अगर आप r लिखते तो यहां पे सारी जगह पे वेलोसिटी फिक्स्ड वाला dr बाय dt इक्वल टू वेलोसिटी रोटेशन वाला इक्वल टू प्लस ओमेगा क्रॉस r, ऐसे हो जाता। dr by dt, dr by dt, dr by dt is velocity, velocity is fixed frame, velocity in rotational frame is omega क्रॉस r। हमने ऊपर g लिखा है, b लिखा है g को, क्यों? क्योंकि हमें एक्सेलरेशन चाहिए, वेलोसिटी नहीं चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर दो, क्योंकि ये किसी भी जनरलाइज्ड वेक्टर के लिए वैलिड है। ये फॉर्मूला याद करना, प्रूफ करना बिल्कुल सिंपल है। यही वाले फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड किया और कुछ नहीं किया, इसे दूसरे तरीके से लिखा, बस लिखते रहना साथ साथ, आपके अपने नोट्स बन जाएंगे। इसे आगे कुछ कर सकते हैं हम, ओमेगा क्रॉस v को, ओमेगा क्रॉस v को आगे कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं। v को हम पुट कर सकते हैं ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। ओमेगा क्रॉस r पुट करेंगे, उससे क्या होगा? कुछ नहीं, a क्रॉस b क्रॉस c वाला फॉर्मूला बन जाएगा। याद है किसी को? नहीं यार, a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, बिल्कुल भी नहीं। उसमें होता है आप पहले b को बाहर निकाल लो और फिर c को बाहर निकाल लो, अब ये मल्टीप्लाई कर दो और डॉट प्रोडक्ट होगी। तो किसको बाहर निकालना है? b वेक्टर a डॉट c माइनस c वेक्टर a डॉट b। ठीक है, तो कुछ शायद बैक कैप करके याद भी करते थे आप, है ना, कि ये सी बन गया, सी में आगे लगा देता हूं, ये लो सी आगे लगा दिया, तो ये बैक और ये माइनस कैप, कुछ ऐसा करते हो तो मालूम नहीं हमको, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें क्या बनेगा? इन दोनों को हमें छेड़ना नहीं, एक्सेलरेशन इन फिक्स्ड, एक्सेलरेशन इन रोटेशनल, ये नहीं छेड़ना। ये क्या बनेगा आगे? ये बनेगा ओमेगा बाहर और ओमेगा डॉट आर माइनस आर बाहर और ओमेगा डॉट ओमेगा। अब ओमेगा डॉट ओमेगा तो हमें पता है, इट इज ओमेगा स्क्वायर डेफिनेटली, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल फिक्स है। तो ये कितना हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये जो टर्म है ये हमें पता नहीं है, ये जितना आर और ओमेगा में एंगल दिया होगा उसके हिसाब से निकलेगा।
ठीक है, सिर्फ तरीका बताया, मत करो अभी, लिखो मत चाहिए ये वाला चाहे मत लिखो। कैलकुलेशन करने का तरीका है, ये बहुत कॉमन है, बहुत जगह पे यूज हो सकता है, अगर आपको समझ में आ गया तो कोई वो नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ये आप याद कर लेना, समझ लेना। यहाँ पे ओमेगा क्रॉस बी है, और ऑब्वियसली बेसिक फॉर्मूला जो है बी इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा क्रॉस आर या आर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर। आर क्रॉस पहले किसमें आता है, प्लस माइनस की गलती होगी, ऑप्शन बदल जाएगी। एक फॉर्मूला हमने लिखा, देख लिया, एक फॉर्मूला हमने लिखा आर क्रॉस समथिंग, दूसरा लिखा हमने समथिंग क्रॉस आर। किसमें आर पीछे, किसमें आर आगे, याद रखना। वेलोसिटी में ओमेगा क्रॉस आर है, आर पीछे है, मोमेंटम और फोर्स में, टॉर्क में आर आगे है, ठीक है, ओके। तो ठीक है, बस ये वाला याद रख लेना, इसमें ये प्लस माइनस की गलती होती है वो कर लेना, ध्यान से याद रख लेना, तो मत लिखना। स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं, वो गलतियां के लिए आते हैं, छोटे होते टीचर बोलते हैं ना ये क्या किया, इतनी गलतियां, ऐसे 5 बार लिख के लेके आ। स्टूडेंट ऐसे भी लिखते हैं, वो गलतियों को 5 बार लिख लाते हैं। I have met one student in my life of this kind, जो 5 बार वो गलत को 5 बार लिख के ले गया। मैडम ने पूछा कि आगे कितना गलत, मैडम दूसरी का सी गलतियां 5 बार लिख के लेके, अगली बार से टीचर भी ठीक बोलता है कि ठीक करके लिख के लेके आ 5 बार। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा, हम इस पे यूज करेंगे। इसके बेसिस पे अब हम 3 आर्टिकल्स को समझना है। सबसे पहला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई डाउट है पूछ लो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें कुछ चेंज होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। तो आपने +1 में 3 आर्टिकल पढ़े थे, क्विकली लिखना मत, मैं रिवाइज करवा रहा हूं। पहला था कि ग्रेविटी पे, मतलब स्मॉल जी पे, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हिच इज 9.8, कॉमनली टेकन एज 9.8। इस पे हाइट का क्या फर्क पड़ता है, हाइट की वजह से। आपने देखा जी का फॉर्मूला होता है gm/r², r होता है सरफेस ऑफ अर्थ पे। अब हाइट बढ़ गई, ग्रेविटी और मास तो चेंज नहीं होते, तो r आप ले लेते हो r+h, ठीक है। इसे फिर h जो है वो r बाहर निकाल लेते हो, 1+h/r ले लेते हो, फिर पावर ऊपर ले जाते हो, -2 को नीचे उतार लेते हो। प्रोवाइडेड h इज स्मॉल, न्यू ग्रेविटी इज इक्वल टू ओल्ड ग्रेविटी अपॉन 1 - 2h/r, ये वाला फॉर्मूला रहता है। दिस इज वैलिड ओनली एट द हाइट्स which are very small as compared to r। क्वेश्चन पेपर में आता है कि हम एक चीज को 32 किलोमीटर ऊपर ले गए, 32 किलोमीटर ऊपर, ठीक है, ग्रेविटी कितनी कम होगी बताओ, कितनी कम होगी? 32 × 2 64 अपॉन 64, 100 किलोमीटर यूनिट्स कर जाएंगे, तो ये होगा 1/100, 1 - 0.01 वो कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आया, एक स्पेसशिप अर्थ की रेडियस के बराबर की हाइट पे ऊपर है, अब बताओ ग्रेविटी कितनी है? -g। इज इट पॉसिबल? -g का मतलब ये है, अर्थ g का मतलब क्या होता है, अर्थ उसे खींच रही है 9.8 मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन से, -g का मतलब है वो ऊपर जा रहा है, यानी कि जब वो r रेडियस ऊपर होगा तो आप उसे ऊपर को और पुश करना शुरू कर देगी। दिस इज व्हाट यू मीन बाय -g। नहीं हो सकता, 0। इस केस में ऐसे कर सकते हैं, अगर वो जहां पे जिस पॉइंट के ऊपर खड़ा है, हाँ, अगर उसी पॉइंट के ऊपर रहे, ठीक है, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से बाहर जा सकता है। नहीं, इसमें क्या है, इस डेरिवेशन में एक अजम्पशन है, बोल के हटाऊं मैं अभी, h is very small as compared to r।
ओनली देन बाइनोमियल थ्योरम कैन बी अप्लाइड। है ही नहीं, आप क्या करोगे, ऊपर वाले में पुट करो, नई डैश जी डैश कितनी होगी, r प्लस आर होल स्क्वायर, कम होते होते कितनी होगी, 2r का होल स्क्वायर, 1/4, 1/4 समझ गए। मून पे 1/6 है, क्वेश्चन हो रहे हैं साथ साथ, मून पे 1/6 है ग्रेविटी, कितनी हाइट पे है वो अर्थ से। वैसे क्वेश्चन अलग है, मून की ग्रेविटी 1/6 है अर्थ की ग्रेविटी से, मून पे अर्थ की ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, क्लियर है। तो उस मत लेना, उस तरीके से मत लेना, बट लेट अस अज्यूम अर्थ, मून जो है वो लेट्स से 10 आर पे है अर्थ से, यानी कि 64,000 किलोमीटर, पास ले आया मैं मून को, 64,000 किलोमीटर मून है। अब बताओ ग्रेविटी, अगर मून पे अर्थ की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा पर्सन पे, लग ही नहीं रहा। अरे मून दूर है इससे, फिर भी मून की वजह से यहाँ पे हमारे इफेक्ट्स होते हैं, पता है ना आपको, टाइड्स जो होती हैं, टाइडल वेव्स, टाइड्स होती हैं वो इसकी वजह से होते हैं। तो जो पॉइंट्स वगैरह ने बनाया हुआ है कि इसकी मून चंद्रमा की वजह से ये हो गया, वो सब बकवास है, वो अलग बात है, ठीक है, पर साइंटिफिकली टाइडल वेव्स में उसकी ग्रेविटी होती है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से करोगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इफेक्ट आपने पढ़ा था, ये था हाइट का। दूसरा आपने आर्टिकल पढ़ा था डेप्थ। डेप्थ में क्या होता है, फॉर्मूला तो यही है, अब आर बढ़ नहीं रहा, डिस्टेंस सेंटर ऑफ अर्थ से बढ़ नहीं रहा, कम हो रहा है, और कम होने की वजह से मास भी कम हो रहा है, क्योंकि हम पूरी अर्थ का नहीं लेंगे, फिर अंदर वाली अर्थ का लेंगे। तो उसका फॉर्मूला करना क्या आ जाता था, 1 माइनस डी बाई आर, 1 माइनस डी बाई आर, सॉल्व कर लेना, ओके, जरूरत नहीं है वैसे, याद रखो तो डी, अब इसमें कोई असम्पशन नहीं है, ये सीधा है, डी मैक्सिमम कितना हो सकता है, आर, ठीक है, क्योंकि अगर सेंटर से, हाँ वो समझ गए ना, वो ऊपर है नीचे है, यहां से भी वो डेप्थ ही है, यहां से भी वो डेप्थ ही है, अगर वो सेंटर पे पहुंच गया तो उसका डिस्टेंस डेप्थ कितना हो गया, आर के बराबर, और अगर इससे ऊपर चला गया तो फिर से उसका डेप्थ चेंज हो गया, ठीक है। तो वो आर हो सकता है, तो आर माइनस आर अपॉन आर 1 माइनस 1 0, यानी कि ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी होगी, 0, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने वेव्स एंड वाइब्रेशन में भी सीखा था कि अगर हम किसी पार्टिकल को टनल बना के, अर्थ के बीच में से टनल बना के पार्टिकल को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो सेंटर तक तो उस पर फोर्स लग रही है, सेंटर पे फोर्स 0 हो गया, ग्रेविटी 0 हो गया, और वहां इनर्शिया उसका ऑफ मोशन काम करेगा, मोशन की वजह से वो रुकेगा नहीं, वो ओवरशूट करेगा नीचे दूसरे एंड पे जाके, फिर अर्थ ने तो खींचना शुरू कर दिया सेंटर पे, वो वापस बुलाएगी, तो दिस विल बी एन एसएचएम होगा। अगर हम अर्थ के बीच में टनल बना के उसमें पार्टिकल को छोड़ देंगे, इट विल फॉलो एन एसएचएम, ठीक है, ये भी हमने किया था। तीसरा इफेक्ट जो था वो आर्टिकल, मेरे को पता नहीं आपने +1 में किया कि छोड़ दिया अनइम्पोर्टेंट बोल के, तीसरा आर्टिकल +1 में था, आफ्टर इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, तीसरा था इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड और इफेक्ट ऑफ रोटेशन। अब ये वापस आ गया, इफेक्ट ऑफ रोटेशन, +1 की ही डेरिवेशन है, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग है। रोटेशन का मतलब क्या है, हम अर्थ को समझते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे जाते हैं वो आपको अर्थ का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत चाहिए। ये अर्थ है हमारी, क्लियर तो नहीं बना, बट इट्स ओके। ये वाली लाइन जो है उसे, इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। इसके जो ऊपर हेमिस्फीयर है, एक बॉल स्फेरिकल बॉल, उसको आधा काट दो बीच में से, तो आधा हेमिस्फीयर जो ऊपर होगा और एक हेमिस्फीयर जो नीचे होगा, एक हेमिस्फीयर ऊपर एक हेमिस्फीयर नीचे, ठीक है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नदरन हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ऊपर वाला नदरन हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो आप सर्दी गर्मी में भी पढ़ते होंगे, एक हेमिस्फीयर एक टाइम पे ठंडा रहता है, दूसरा गर्म रहता है, इस तरह से होता है। एक चीज और क्लियर कर दूं,
कि अर्थ के सन से डिस्टेंस की वजह से सीजन नहीं होती। ठीक, कहीं नहीं लिखा हुआ, ये हमारा अपना ही सोचना है कि सीजन अर्थ दूर होगी तो क्या होगा, गर्मी, सर्दी, सर्दी, और अगर अर्थ पास आ गई तो गर्मी। ये गलत है, ठीक, बिल्कुल गलत है। वो होते हैं उसके एक्सिस की टिल्ट होती है उसकी वजह से। ठीक, तो जब भी मौका मिले पढ़ लेना, एटलीस्ट समझ लेना उस चीज को। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन। और इसके एक तरफ जो होता है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है और दूसरी तरफ जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। तो आप पूरी अर्थ पे कहीं भी खड़े हो, आप दो हेमिस्फीयर्स में हो। ठीक है, दो हेमिस्फीयर्स में। ये बात मैंने वैसे ईस्टर्न वेस्टर्न तो यूज कम होते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं, मैंने कंप्लीट करने के लिए बता दिया, पर आपको नॉर्थ साउथ का पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आप यहां से लैम्डा एंगल पे कुछ बनाते हो, लैम्डा एंगल पे, ठीक है, तो इसके लिए अगर फोर्स बाहर को यहां लग रहा है, जो इसके लिए राइट है वो नीचे देखने के टाइम पे वो लेफ्ट हो जाएगा। समझे? जो हमारे लिए अब राइट है वो अगर इसमें देखोगे तो लेफ्ट हो जाएगा। कैसे? ये अगर मैं आप यहां से देख रहा हूं ऊपर, ठीक, और यहां पे ये एंगल बनेगा इस तरह से, वैसे इस तरह से, तब वो चीज उलट डायरेक्शन में हो जाएगी। या ये कहो कि एंगल अगर हम एक तरफ का 0 डिग्री ले रहे हैं तो दूसरी तरफ से वो 180 डिग्री के बाद होगा ना शुरू, 180 प्लस थीटा, थीटा विल बी इक्वल टू 180 प्लस थीटा, तो वो साइन रिवर्सल कर देता है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो एप्लीकेशंस में आता है, कोरियोलिस फोर्स की एप्लीकेशंस में आता है और वो हम यहां पे यूज करते हैं। तो पिछला फॉर्मूला जो हम ये यूज कर रहे हैं, इसमें हम ओमेगा को ओमेगा क्रॉस आर पुट कर रहे हैं। ओमेगा क्रॉस आर पुट करके हमारे पास 3 टर्म्स आ रही है ना, एक तो ये, दो और डेट कैट, दो और आ रही है। उन 3 टर्म्स को हमने नाम दिया है, तो हम लिखते हैं फोर्स F इज इक्वल टू F डैश, जो भी है हम टर्म्स लेंगे, मैं इसके वाली सेम रखूंगा, डैश वाले की टर्म्स में लिख दिया, डैश वाले की टर्म्स में लिख दो, इज इक्वल टू F माइनस 2, अच्छा वो तो वैल्यू लिखनी है, मैंने टर्म सेम लिखनी है, दोबारा से लिख देता हूं। इट विल बी ओमेगा क्रॉस V एंड माइनस 2m ओमेगा क्रॉस R, ओके, एंड ओमेगा क्रॉस R। ये देख लो, B नहीं लिखा मैंने, R लिखा है, वो सॉल्व करके एम ओमेगा स्क्वायर R आता है। जो अंदर वाला है उसे हम पुट करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। कैलकुलेशन है सिंपल सी, इसे हम नाम देते हैं, ये कौन सी है, ये टोटल जो भी इफेक्टिव जो उसे इफेक्टिव फील हो रही है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले को इफेक्टिव फोर्स लग रहा, दिख रहा है कि इतना फोर्स लग रहा है उस फ्रेम में, ये होगा। दूसरा कौन सा है, जो इनर्शियल फ्रेम, जो जिस फ्रेम में रेस्ट वाला फ्रेम है, जिसे हमने फिक्स्ड नाम दिया है, उसमें ये वैल्यू कितनी है, रियल। ये वैल्यू, इस फोर्स को हम रियल बोलते हैं कि ये एक्चुअल में उसमें लग रही है, यानी कि अर्थ वाले के ऊपर, अर्थ पे जो बॉडी है उस पे जो फोर्स लग रहा है, अर्थ से जितना फोर्स उसे दिख रहा है वो है। ठीक है, इस तरह से है। माइनस बाकी 2 कंपोनेंट्स बच गए। इस कंपोनेंट को जानते हो आप, यस, दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, कौन सा, नहीं, अच्छा ये दिखेगा कभी, एम बी स्क्वायर बाई आर, ये कौन सा होता है,
मैं अगला दिखा देता हूं पहले। बी को अब आर ओमेगा पुट कर दो, आर ओमेगा पुट कर दो, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर से आर कर दिया, आपस में गाना फिर से शुरू कर दी। यस, नहीं पढ़ा हुआ, बता दो फिर। सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल भी होता है ना? टाइम चेंज हो गया कि नहीं हुआ? चलो मेरे साथ मतलब हो गया, ठीक है, 10 मिनट और लगेंगे, वो भी सिर्फ रिजल्ट लिखने चाहिए। ओके, यस, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। क्या है? एक फोर्स जो है जो सेंटर से लग रहा है, आपने एक पत्थर लिया, रस्सी ली, बांध दिया, घुमाना शुरू कर दिया, तो पत्थर घूम क्यों रहा है? क्योंकि आप सेंटर से फोर्स दे रहे हो, है ना? जो सेंटर की तरफ उस पत्थर को खींच रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन पत्थर की जो वेलोसिटी होती है, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होती है? हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होती है? बाहर को निकलने की। आप जिस पॉइंट पे पत्थर को छोड़ोगे वो उसी पे सीधा सीधा मूव करेगा, ठीक है, क्लियर है? इस पे एक ये चीज है, जो वो बाहर जा रहा है ना, जिस फोर्स की वजह से, जो उसे उस डायरेक्शन में बाहर की तरफ लेके जाए, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक। इस पे एक और क्वेश्चन आता होता है एसटीआर का। एसटीआर का क्वेश्चन है, अर्थ पे सनलाइट, सन के सरफेस से लाइट को अर्थ के सरफेस पे आने में कितना टाइम लगता है पता है? अप्रोक्सीमेटली 8.5 मिनट, 8-8.5 मिनट लगते हैं, ठीक। क्वेश्चन ये है कि अगर हम, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर हम सन अचानक से गायब कर दें वहां से, अर्थ क्यों घूम रही है? ग्रेविटी की वजह से, सन की ग्रेविटी। सन क्या कर रहा है? सेंटर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो तो अर्थ घूम रही है। जिस पॉइंट पे सेंटर से वो फोर्स प्रोवाइड करना बंद कर देगा, अर्थ क्या होगी? उसी पॉइंट पे आगे निकल जाएगी, सीधा घूम के वापस नहीं आएगी। यही हम बोल रहे हैं पत्थर के लिए भी, रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है, घुमा रहे हैं पत्थर, जिस पॉइंट पे छोड़ेंगे उस पॉइंट पे एग्जैक्टली वो सीधा निकलेगा, ठीक है। यही कलाकारी है, जो प्रोफेशनल लाइफ जो फिल्मों में भी दिखा देते ना, कि ऊपर छत पे जाना है, रस्सी ली, घुमाई और वो ऊपर जाके फंस गई, उसमें जाके यूज यही प्रिंसिपल कर रहे हैं। लेकिन वो जो छोड़ने वाला मूवमेंट है ना, किस मूवमेंट पे छोड़ना है, वो गलत हो जाएगा, तो फिर सब वो रस्सी जो है वो इधर वाले की जगह उधर वाले घर में चली जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम होता है, तो आपका मूवमेंट परफेक्ट होना चाहिए, उसी मूवमेंट पे छोड़ना है, ठीक। छोड़ते ही क्वेश्चन ये है कि सन की ग्रेविटी हमने किसी तरह से गायब कर दी, या ये कहो सन की डेथ हो गई, स्टार्स की डेथ होती है, वो उनका एक लाइफ साइकिल होता है जैसा हमारा होता है, बर्थ लेते हैं, फिर डेथ होती है, फिर उनका अंतिम संस्कार होता है, उससे फिर वापस हम वो बनते हैं, ठीक है, प्रॉपर होता है। हाँ, उनके रिचुअल्स अलग है बस। ओके, सन की डेथ हो गई, सन की ग्रेविटी खत्म हो गई मान लो, ठीक, बिल्कुल। हमें कितनी देर बाद पता लगे? 8.5 मिनट। मतलब अगर इस पॉइंट पे अर्थ है, तो अब क्वेश्चन मैं और मॉडिफाई करता हूं थोड़ा। सन की ग्रेविटी खत्म होने के बाद अर्थ कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी? वैल्यू, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन समझिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है सन की ग्रेविटी खत्म होने के बाद। तो अगर आप बोलो उसी इमीडिएटली उसी मूवमेंट पे खत्म हो जाएगी, तो एंगल कितना मिला? 0। लेकिन अगर आप बोलते हो 8.5 मिनट, जो कि सही आंसर है, तो वो 8.5 मिनट तक तो आगे निकलेगी ना, उसके बाद उसे मैसेज मिलेगा कि किसके बेसिस पे घूम रही है, ग्रेविटी तो है ही नहीं, फिर वो सीधा निकलेगी, ठीक। 8.5 मिनट में कितना एंगल बनाएंगे? कितना एंगल बनाएंगी? जल्दी बताओ, जल्दी फॉर्मूला बता दो। 360 डिग्री का एंगल कितने टाइम में बनाती है? 365 दिन में। 365 दिन में 360 डिग्री का एंगल बनाती है ना। एक साल में चक्कर पूरा होगा ना,
तो एक दिन में कितना बनाएगी? 1 डिग्री मान लें अप्रोक्सीमेटली 0.98 डिग्री मान लो, ठीक है, 1 डिग्री। और एक घंटे में कितना बनाएगी? 1/60। और 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1/60 डिवाइडेड बाय 60, 1/3600। 1/3600 कितने टाइम में चाहिए? 8.5 मिनट में, इंटू 8.5, 8/3600 रफली, बिल्कुल रफ। कॉन्सेप्ट पता लग गया ना कैसे किया? तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है? इस तरह से हम देखते हैं। ये क्वेश्चंस समझने वाली चीजें ये हैं, आपको कॉन्सेप्ट बीच के पता होने चाहिए, इसलिए सारे सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ उड़ जाएगा काम, ठीक है, वो नहीं करेंगे हम। रियल ये वाला पार्ट आपको पता है, ये पार्ट कौन सा होता है? यस, कौन सा होता है? इसको नाम देते हैं हम कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। तो हमने जो फ्रिक्शियस फोर्स है या जो स्यूडो फोर्स है वो भी काउंट कर लें। इसे हम सेंट्रीफ्यूगल ले लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पार्ट हो गया ये वाला, माइनस इंक्लूड कर दिया मैंने फोर्स के अंदर, -2m ओमेगा क्रॉस दिस। और ये वाला पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। ये अब इसके बाद काम खत्म। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जो भी आर्टिकल दिया होगा, अब बोल लो मत, मेरे से बात कर लो बस। इसके बाद आपको जो भी दिया होगा आपने उसमें एक सिंपल काम करना है, ओमेगा बताओ, वी बताओ। ओमेगा और वी मास हम ले लेंगे कांस्टेंट, ओमेगा और वी बताओ, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट लो और आंसर निकालो। दैट्स इट। ओमेगा और वी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो और आंसर निकाल लो कि कोरियोलिस फोर्स कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। फॉर एग्जांपल समझ लो, सिर्फ अगर अर्थ के सरफेस पे कोई बॉडी गिर रही है, यहां से गिर रही है मान लो, ठीक है, हाइट से, h हाइट से सरफेस पे गिर रही है, उस पे कितना कोरियोलिस फोर्स लगेगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता है कि हमने इतनी हाइट से एक छोड़ दिया पार्टिकल को, वो किस तरफ गिरेगा? अगर ये पूछा कि राइट को गिरेगा कि लेफ्ट को गिरेगा या उसी पॉइंट पे गिरेगा, अगर ऐसा पूछा तो इसका मतलब आपको नदर्न हेमिस्फीयर है कि सदर्न हेमिस्फीयर है वो बताया गया होगा, और आपने बताना राइट लेफ्ट, जो कि बदल जाते हैं, नदर्न के लिए अलग, सदर्न के लिए अलग, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अपनी पोजीशन पे तो गिरेगा नहीं, उससे थोड़ा आगे पीछे गिरेगा, कितना, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, जो पार्टिकल ऊपर से गिर रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है, जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर दिया, मान लो ओमेगा, ओमेगा मान लो, हम मान लिया हमने ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा के, ओमेगा के है ना, ओमेगा वैल्यू कांस्टेंट है, के एक्सिस मतलब जेड एक्सिस के अराउंड वो घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी, जेड एक्सिस पे। v कितना होगा, मैं इस पेन को ऊपर से छोड़ूं तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये अर्थ है, ये पेन ऊपर से चलता है, ऊपर से चलता है, और जब तक ये यहाँ पे पहुंचता है तब तक वो जो पॉइंट था ना, जो बिल्कुल सीधे में पॉइंट था, वो लेट से ये वाला था, और वो घूम के आगे चला गया, तो जहां वो गिर रहा है वो ये वाला पॉइंट है, थर्ड फिंगर वाला, ठीक है, समझे? यहां से इसे, इससे ये यहाँ पे हाइट में था, अगर मैं इसे छोड़ देता तो ये किस में गिरता, ये इस फर्स्ट ब्लॉक में गिरता यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये रोटेट कर रही है तो जब तक ये नीचे पहुंचा तब तक ये फर्स्ट ब्लॉक तो आगे निकल चुका, वो सेकंड ब्लॉक में गिरेगा, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि एंगुलर वेलोसिटी फिक्स है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगाओगे v इज इक्वल टू u प्लस 80, u को इनिशियल 0 मान लो, 80 निकलेगा, a एक्सेलरेशन है, g t, ठीक है, और ऊपर वाला एक्सिस i पॉजिटिव है या y पॉजिटिव है, z पॉजिटिव है, जो भी, और ये वाला उसके हिसाब से माइनस में होगा टुवर्ड्स द सेंटर, z एक्सिस बाहर वाला है, अर्थ रोटेट ऐसे कर रही है, ये हम x या y जो भी मानेंगे ये उसके हिसाब से, ठीक है, क्लियर है पॉइंट?
वैल्यू पुट करो, ओमेगा क्रॉस वी निकाल लो, ठीक निकाला ना मैंने, हाँ, ओमेगा क्रॉस वी निकाल लो, -2m से मल्टीप्लाई करो, कोरिलेस फोर्स निकाल लो कितना है। उस फोर्स में मास वाले को कंपोनेंट को इलिमिनेट कर दो, एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपके पास एक, फिर उसके बाद s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला होता है। u हमने 0 माना है, खत्म हो गया। a कितना माना है, g माना है, माइनस g या g जो भी ले रहे हो वो ले रहे हो, s निकाल दो। t भी टाइम ऑफ लाइट, b इज इक्वल टू u प्लस at। इससे आप टाइम भी निकाल सकते हो, जो भी फॉर्मूले हमने यूज करके x का फॉर्मूला आ जाएगा। इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है वो फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में सारे लिखा होगा बुक में दिए हैं, अगर आर्टिकल और समझा दो। ये एक केस था जिसमें पार्टिकल को हम ऊपर से फेंक रहे हैं और अर्थ घूम रही है, वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं गिर रहा, उससे थोड़ा सा आगे पीछे गिर रहा है। एक और केस हो सकता है, वो क्या है कि हम अर्थ के सरफेस के ऊपर ही चल रहे हैं, ऊपर से गिर नहीं रहे, सरफेस के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी ओमेगा वही मान ली, ओमेगा के, अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थ वैसे ही घूम रही है, हम पहले ऊपर से गिर रहे थे, अब इसके ऊपर चल रहे हैं। अब वेलोसिटी कितनी होगी, अर्थ के ऊपर चल रहे हैं, पार्टिकल चल रहा है, वेलोसिटी कितनी होगी, यस, हाँ कितनी माने, लेट अस टेक इट एज vx i कैप प्लस vy j कैप, दोनों कंपोनेंट्स हैं उसके, ठीक है। अब आपको वही काम करना है, ओमेगा क्रॉस v लो, ओमेगा क्रॉस v लेना आता है, i कैप j कैप k कैप 0 0 ओमेगा vx vy 0, इस तरह से लोगे, सॉल्व करोगे, जो फैक्टर आएगा उसमें x कंपोनेंट अलग निकाल लोगे, y कंपोनेंट अलग निकाल लोगे, ठीक है। इस तरह से डेरिवेशन किसी की नहीं करनी, फॉर्मूले याद रख लेने हैं। आप में बहुत तरह की डिमांड आई है कि हमें सर सीधा फॉर्मूले लिखवा दो, मैं सीधा फॉर्मूले बता दूं, मैं पूरा रिविजिट करूंगा पूरी एनालिटिकल मैकेनिक्स की बुक, तब मैं ये वो पूरे फॉर्मूले एग्जैक्ट लिख दूंगा, ठीक है। दो एग्जांपल्स, दो एप्लीकेशंस और देखते हैं, समझने वाली चीज है, इसके बेसिस पे कहां एप्लीकेशंस होती हैं। एप्लीकेशन है पहली रिवर्स में, रिवर्स का जो फ्लो होता है ना वो सीधा नहीं होता। दूसरी है साइक्लोन्स में, साइक्लोन्स बनते हैं, जो गर्म हवा है वो हल्की होकर ऊपर उठती है, ठंडी हवा ऊपर से नीचे आती है, ये जो साइकिल बनते हैं इसमें भी इसका फर्क पड़ता है। मैं एक बहुत कमाल की एप्लीकेशन बताता हूं आपको, मिसाइल। मिसाइल मिसाइल अगर आप यहां से छोड़ो, बिल्कुल बगल में तो हो जाती नहीं है, अपना ही कंट्री थोड़ी तबाह करना है, ठीक। दूसरे पे अगर दूर टारगेट होते हैं, दूर के टारगेट होते हैं, उनमें क्या होता है, अगर हम ये यहां से टारगेट रखें सीधा बिल्कुल सामने कि वो दुश्मन है जी, आर्चरी में भी वैसे यूज होता है, पर वो बहुत शॉर्ट टाइम है, बहुत शॉर्ट टाइम है, उसमें भी हम उसमें हवा का वो मोशन देखते हैं। शूटर्स जो होते हैं ना, शूटर, वो इस चीज को भी मेजरमेंट करते हैं कि मैं इतनी डिस्टेंस से शूट कर रहा हूं, हवा की इतनी वेलोसिटी होगी उस टाइम पे इस डायरेक्शन में, तो मेरे को यहां निशाना मारने के लिए यहां नहीं फोकस करना, मेरे को इतने डिग्री एंगल पे इधर फोकस करना है, समझ गए। जैसे क्रिकेटर होता है, बॉलर जो है स्पिन करनी है, स्विंग करनी है या स्पिन करनी है, उसमें उसने क्या करना है, उसे पता मेरा बॉल टप्पा यहां आएगी और उसके बाद इतने डिग्री एंगल तक मुड़ेगी, तो वो क्या करेगा, वो विकेट के सीध में थोड़ी मारते हैं, वो बॉल साइड में मारेंगे ना, लेफ्ट ऑफ या ऑफ लेग साइड जो भी मारेंगे, तो वो यहां पे बॉल फेंकते हैं और वो अंदर को जाती है, या यहां पे बॉल फेंकते हैं वो अंदर को जाती है, डिपेंडिंग अपॉन मुझे पता है कि मैं यहां से इस तरह से एंगल डालूंगा और वो बॉल स्विंग करेगी इस तरह। वो प्रिंसिपल कभी सोचना हमारे अगले सिलेबस में या +1 वाले में कि वो रिवर्स स्विंग करवाते कैसे हैं, स्विंग कैसे करवाते हैं, पता है किसी को कैसे करवाते हैं? बहुत बढ़िया। और रिवर्स स्विंग का आइडिया जो पाकिस्तान से आया था वो कैसे हो जाता है, फिर बॉल रगड़ते रहते ना, यहाँ पे देखा होगा सभी ने,
वो क्या कर रहे होते हैं, स्मूथनेस के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। एक साइड स्मूथ है, एक साइड रफ है, एक साइड प्रेशर अलग लगेगा, एयर प्रेशर एक साइड अलग लगेगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। उमाइयो बोल जैसे मन बर्नौलिस शाम के सिलेबस में है, ठीक है, मतलब अभी के सिलेबस में शाम को करेंगे। मिसाइल्स में ये चीज देखते हैं कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टारगेट कर रहे हैं या सदर्न हेमिस्फीयर में, और जहां पे मारते हैं उसमें कितना अर्थ का रोटेशन हो जाएगा, जितने टाइम तक वो मिसाइल जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान हवा में रहेगी, और उसके हिसाब से उसके एंगल थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं। कोई समझदार बंदा आके जिसने साइंस ना पढ़ी हो वो ये भी कर सकता है कि अल्लाह है तो निशान नहीं गलत है, सीधी कर लो। वो प्रोविजन नहीं रखते, वो सारे एरिया सील होते हैं, कॉन्फिडेंट उससे रखे, सिक्योर रखे, ठीक है। तो ये सारी एप्लीकेशंस इसी की हैं। हमने क्या सीखना है, एक ग्रेविटी में कितना चेंज होता है, एक ग्रेविटी में कितना चेंज होता है उसका फॉर्मूला है G dash is equal to G minus R omega square cos square lambda करते हैं फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला लैम्डा एंगल मैंने बनाया था। दूसरा फॉर्मूला है रोटेशन की, जब हाइट से कोई बॉडी गिर रही है तब कितना चेंज आता है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन में, उसमें आप x नॉट निकाल सकते हो, और जो आपने देखना है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर, इनमें राइट या लेफ्ट का ध्यान रखना है, ये जरूर करना है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर वो बॉडी ऊपर से नहीं गिर रही, अर्थ के सरफेस पे फ्लो कर रही है, मूव कर रही है, रिवर जैसे रिवर्स, उनके भी एंड्स चेंज होते हैं, तो उस केस में अगर वो, उसमें आपको दो फोर्सेस मिलेगी, एक ax और एक ay, यानी कि या fx मान लो। इस फिक्शियस फोर्स का, कोरियोलिस फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। तो आपको ये बताना है वो कितना लेफ्ट या राइट, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंपोनेंट्स मिलेंगे, वो कितना लेफ्ट को जाएगी, राइट को जाएगी, लेफ्ट को जाएगी, या और क्या बना आगे वाला, और फॉरवर्ड, आगे की स्पीड कितनी या पीछे की स्पीड कितनी, वो आपको डिसाइड करके बताना। ये चार फॉर्मूले बनते हैं इधर से, जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। क्वेश्चंस हम करेंगे, मैं कोई इस पे क्वेश्चन दे दूंगा बेस, इवनिंग क्लास में मिल जाएंगे होपफुली, और वो हम आगे फिर पढ़ेंगे, ठीक है। इतना काम समझने की कोशिश करो, और फिर हम इवनिंग वाली क्लास में मिलकर उसमें क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, ठीक है।